Doing well. Today's target is to solve question number 2 and the chapter which we are doing is cash book. आज हम एक्चुअली एक तरह से स्टार्ट कर रहे हैं और वाई वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, वाई वी आर नॉट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1. रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक अकाउंट है यानी कैश का, और इन क्वेश्चन नंबर 2 वी कैन मेक 2 अकाउंट्स कैश and bank at the same time. But yes, we will solve question number 1 as well. अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू मिल रहा है. The entries which are given in the question are associated with the banking transactions. यहाँ पर आपको जो वर्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पर बैंक का नाम आ रहा है, चेक का नाम आ रहा है, दोबारा चेक, फिर चेक, बैंक, फिर बैंक और फिर बैंक. यहाँ पर एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि चूँकि वी आर रिलेटेड विद द बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर 2 अकाउंट इसलिए मैंने आपसे कहे कैश और बैंक. और हम ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर क्वेश्चन, डोंट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन विदाउट रीडिंग. आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग इट कि जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट योर रीडिंग फ्रॉम दैट सिंगल स्टार्टिंग वर्ड and keep reading to the end of the question. अच्छा, अब इसमें अगर तो आप कहते हैं कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चन डायरेक्टली, तो होगा क्या कि समटाइम्स देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, लेकिन चूँकि आपने पढ़े बगैर उसको स्टार्ट कर दिया तो आपको बाद में याद आया कि हो एक कॉलम इंक्रीज़ करना था, एक रो इंक्रीज़ करनी थी, तो दैट वुड बी अनफेवरेबल फॉर यू. तो इसलिए इट्स बेटर टू have a thorough reading, but don't take extra time. Within few seconds, 20 to 30 seconds, just read out your question, make your mind how many elements you should include in your solution and what are those aspects which should not be included in the question. ये आपने decide करना है initial 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर डिसाइड कर लीजिए. जब आप रीडिंग करेंगे आपका माइंड क्रिएट हो चुका होगा और आपको पता लग गया होगा कि हमने कहाँ किस कॉलम को इंक्लूड करना है, किस रो को इंक्लूड करना है, कौन सा एलिमेंट हमने एक्सक्लूड करना है, ये पता चल जाएगा. इसीलिए आपने देखा हो मैं अभी रेड लाइन से सब चीज़ें डिस्कस कर रहा था आपके साथ, कहाँ चेक और कहाँ बैंक, बिकॉज इट वॉज अ मेंटल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ये जो कैश बुक हम बनाने लगे हैं आज, जैसे हेडिंग भी यही है कि हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाना है. और वो है क्या चीज़, हम इसको, ये डबल कॉलम कैश बुक है, हम इसकी लाइंस लगाना भी आज सीखेंगे, इसके कॉलम बनाना सीखेंगे, कॉलम के इनपुट्स बनाना सीखेंगे, बैलेंस निकालना सीखेंगे. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी लर्निंग टुडे. और इसके अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, हम इसको वी विल बी ट्राइंग टू लर्न how to create format of cash book and how to put transactions, journal entries in cash and bank accounts. अच्छा, अब दूसरी बात आप समझिए कि ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, what are these elements. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है, ये क्या चीज़ें, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स. आप किसी भी जगह पर अकाउंट्स का काम करेंगे तो वेरी फर्स्ट थिंग विच यू विल गेट वुड बी योर वाउचर्स और डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिंपल वे. ये आसान ज़ुबान के अंदर आपको ट्रांजैक्शन दे दी गई हैं जो आपको आपका क्लर्क दे सकता है, आपका बॉस दे सकता है. दीज आर डिटेल्स, टाइनी डिटेल्स ऑफ योर ट्रांजैक्शंस. वो अब आपसे रिक्वायर कर रहा है कि इसको आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनाएं इस डाटा को और इसकी जर्नल एंट्रीज़ करें और फिर इसको इनके रेलेवेंट लेजर्स में पोस्ट करें. यहाँ एक और बात भी आपको नज़र आ रही होगी जो मैं आपको बार बार याद करवाता रहूँगा. क्या आपको किसी जगह पर डिस्काउंट नज़र आ रहा है? सारी एंट्रीज़ गौर से देखें. कहीं पर आपको डिस्काउंट का वर्ड नज़र आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए. तो देर इज़ नो वर्ड इन डिस्काउंट, नो वर्ड ऑफ डिस्काउंट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इट इज़ ओनली रिलेटेड टू 2 फैक्टर्स, कैश एंड बैंक. तो आज आपने एक सिंपल वे के अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को और बैंक की ट्रांजैक्शंस को सीखना है. अच्छा, होपफुली अब आपने माइंड अपना प्रिपेयर कर लिया, हमने थोड़ा सा टाइम लिया और इसमें हमने डिस्कस किया कि हम करना क्या चाह रहे हैं. अब आपके सामने ये ट्रांजैक्शंस आ गई. व्हाट यू विल डू, यू विल मेक जर्नल एंट्रीज एट फर्स्ट स्टेज. जर्नल एंट्रीज सबसे पहली स्टेज पे आप बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दोज जर्नल एंट्रीज
आप इन ट्रांजैक्शन को कैश बुक में पुट करेंगे, जो कि हमने सीखनी है कि कैश बुक होती क्या है, उसकी लाइंस कैसे लगाते हैं। ये आपके पास कुछ चीज़ें पहले से रेडी पड़ी हुई हैं, ये एक्चुअली जर्नल है, आपको पता चल रहा होगा। और हम यहाँ पर एट फर्स्ट स्पॉट हम जर्नल एंट्रीज़ को यहाँ पर पुट अप करेंगे। ऑलराइट, और इन जर्नल एंट्रीज़ को यहाँ सबसे पहले डेट लिखेंगे, इधर जर्नल एंट्री होगी, आगे रुपीज़ हम पुट करते रहेंगे। ये कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अब आप लेफ़्ट साइड पे आपको ज़्यादा ज़रूरत इस डेट की है, आपने इसका ख्याल रखना है। तो 1 को आपके पास सबसे पहले कैश इन हैंड है, सब आप डेट पुट करें, और डेट आपके पास है 1, वो पुट कर दीजिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर नरेशंस भी आपको साथ साथ करनी है, लेकिन चूँकि हमारा आज का टारगेट कैश बुक है तो नरेशन पे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो शायद हम वो फिर आज स्किप करेंगे। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है? आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, हम पहले इनको समझते रहेंगे साथ साथ। कैश इन हैंड मीन्स यू हैव योर कैश इन योर हैंड, नीदर कैश इज़ गोइंग आउट नॉर कैश इज़ कमिंग इन, यू हैव अ कैश। बस कैश ना कहीं जा रहा है ना कहीं कैश आ रहा है, आपके पास कैश पड़ा है। तो वुड इट बी फेवरेबल फॉर यू? आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। तो योर आंसर शुड बी यस। फेवरेबल चीज़ों को आप डेबिट करते हैं, जैसे एसेट्स हैं उनको आप डेबिट लिखते हैं, इसी तरह से कैश इन हैंड इज़ योर एसेट विच इज़ फेवरेबल फॉर यू। ये एसेट है, डेबिट में लिखेंगे तो आप यहाँ पर कैश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब दूसरी बात कि अगर तो कैश कहीं से आ रहा होता तो आप लिखते, अगर कैश कहीं जा रहा होता तो आप लिख रहे होते हो, लेकिन यहाँ पर तो ना कैश आ रहा है ना कहीं पर कैश जा रहा है, तो हम क्या लिखें? तो उस वक्त तक जब तक कैश आपके पास रहता है, यू विल नेम इट एज योर बैलेंस। तो कैश वॉज नॉट गोइंग आउट, कैश वॉज नॉट कमिंग इन, दैट इज़ वाई यू हैव जस्ट रिटन इट एज योर बैलेंस। ओके, और फर्स्ट की जो अमाउंट है वो थोड़े से डिस्टेंस के साथ लिखी हुई है, दैट इज़ 1 लाख, सो पुट इट 1 लाख रुपीज़। और ये भी आपको पहले पता होना चाहिए, 1 लाख रुपीज़ आपने 1 लाख रुपया यहाँ लिखा, और यही वाला जो 1 लाख है वो आपने नेक्स्ट पोस्ट करना होता है। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने कंप्लीट कर ली, और एक लाइन से आप इसे डिस्कनेक्ट कर दें बाकी चीज़ों से। ये पहली जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप देखें कि नेक्स्ट आपको किस डेट की बात की जा रही है, और वो अगेन इट्स 1, यहाँ पर आप देखें, और वो कैश एट बैंक है। अब पहले इसको समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है। कैश एट बैंक मीन्स यू हैव कैश प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट। अगेन नीदर कैश इज़ गोइंग out nor cash is coming in your bank account, the fact is just amount is present in your bank account। तो ये क्या आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? Obviously if cash is present in your bank account you will say it's favorable। ये भी आपका एक एसेट है, डेट आपकी यहाँ पर 1 है, एसेट है तो एसेट डेबिट साइड पे लिखते हैं। और क्या चीज़ आपके लिए एसेट है? योर बैंक अकाउंट, सो यू विल राइट योर बैंक ओवर हियर। अब जैसे मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की, कैश ना तो जा रहा है ना कैश आ रहा है, कैश सिर्फ आपके पास अवेलेबल है बैंक अकाउंट के अंदर, तो अप टिल देन यू विल जस्ट मेंशन इट इज़ बैलेंस। तो यहाँ पर आप टू का वर्ड यूज़ करके इसको बैलेंस सिर्फ शो करवा देंगे। ऑलराइट जी, यूँ आपके पास 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आप इस ट्रांजैक्शन को भी क्लोज़ कर दें, और साथ में आप जो सेकंड अमाउंट है उसको टैली करें, वो 14 लाख है। 14 लाख आप यहाँ पर पुट कर दें अमाउंट को, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 14 लाख। और जो अमाउंट आप यहाँ डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे सेम अमाउंट आपने क्रेडिट साइड पे भी पोस्ट करनी है। ये फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन्स आपके पास होगी। कीप इट इन माइंड, हम लीव आउट कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं नरेशंस को। तो आप जो उधर नरेशन लिखी हुई है बुक के ऊपर, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन की नरेशन आपको नज़र आ रही होगी, कैश इन हैंड, जस्ट राइट डाउन कैश इन हैंड ओवर देयर। ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, नरेशन आप वहाँ लिख दीजिएगा। और राइट, थोड़ी सी सेटिंग मैंने ठीक कर दिया है ताकि वो लिखने में भी बेहतर हो। अच्छा, हो सकता है कि आप इस चीज़ को फील करें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, व्हेनेवर यू आर डूइंग योर वर्क डू इट विद योर हार्ट। आप और इसको जितना भी अच्छा एलिगेंट बना सकते हैं, अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर ला सकते हैं, तो प्लीज़ उसको लाया कीजिए।
गंद मारने से और रफ वर्क करने से, बिलीव यू मी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रोग्रेस, तो आप एक लिहाज से डिसलविंग हो जाएंगे, डिसओन करेंगे उस प्रोडक्ट को जिससे आप ध्यान से और प्यार से ना कर रहे हो। पहली ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपने करनी है दैट इज़ 2, और वो है पेड सैलरीज। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि कैश में या चेक में, तो आपने इसको एज्यूम कर लेना कि ये कैश में पे किए हैं। अगर सैलरीज पे की है आपने, तो सैलरीज व्हाट, योर एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, इसलिए आपने सैलरीज़ को डेबिट किया। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ जाएगी आपके पास से अगर सैलरीज पे की, तो व्हाट वुड यू से कि इफ़ यू आर पेइंग, कैश विल बी गोइंग आउट, कैश इज़ योर एसेट, ड्यू टू पेमेंट योर एसेट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, तो आप यहाँ पर कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है। ओके, इस तरह से ये हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई। हम इसे क्लोज़ करेंगे, साथ में इसकी अमाउंट और डेट भी हम लिखेंगे। डेट यहाँ पर 2 है, पहले हम डेट ही मेंशन कर देते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द डेट। कभी इसको कम मत समझिएगा इस चीज़ को। तीसरी अमाउंट पेड सैलरीज की है वो 80,000 की है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट 80,000 ओवर हेयर, और सेम अमाउंट 80,000 की आपने यहाँ लिखी, तो यहाँ पर भी 80,000 आएगा। 2 ट्रांजैक्शंस हो गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगेन अगली ट्रांजैक्शन भी 2 की ही है, लेकिन वो कह रहा है पेड रेंट बाय चेक। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ गया, यू हैव पेड बाय चेक, लेकिन आपने रेंट पे किया है, तो रेंट इज़ एन एक्सपेंस। एक्सपेंसेस कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट की लाइन में लिखते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेंट लिख देंगे। मगर अब आपने चेक के ज़रिए पेमेंट की है, तो पहले आप ध्यान दीजिए कि इफ़ यू हैव पेड बाय चेक, तो जिसको आपने रेंट दिया है बाय चेक, what he will do, he will go to your bank account, will present that check, and in this way amount present in your bank would be decreased। वो वहाँ से उस अमाउंट को विदड्रॉ कराएगा और आपके बैंक अकाउंट में कमी हो जाएगी। बैंक अकाउंट इज़ योर एसेट, और एसेट कम हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट, इट शुड बी क्रेडिटेड, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। साथ साथ आपने अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन करते रहने। अच्छा, अब ये कॉलम अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि 2 उसके साथ ही रहे। ये आपने रेंट पेड बाय चेक एंट्री की है सेकंड, तो यहाँ पर डेट मेंशन कर दें कि 2 डेट थी। और दूसरी बात, अब कितनी अमाउंट का चेक आपने पे किया है, यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि ये लाइंस नहीं लगी हुई, लेकिन चलें एहतियात से करते रहते हैं। 60,000 की अमाउंट है, यू विल राइट ऑन डेबिट साइड 60,000, एंड सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन योर क्रेडिट साइड। दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर जर्नल एंट्रीज। एंट्री कंप्लीट होती है तो उसको आप क्लोज़ कर दें। इस तरह से आपकी सेकेंड डेट तक की एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब आपका नेक्स्ट काम जो है वो 4 को समझिए, और 4 में आप कह रहे हैं बॉट गुड्स बाय चेक। अच्छा जी, आपने चीज़ें ख़रीदी हैं थ्रू चेक, तो व्हाट इज़ कमिंग इन, क्या चीज़ आपके पास आई, गुड्स आर योर कमोडिटीज़ विच यू हैव बॉट फॉर रीसेल पर्पज़। ये चीज़ें आपके पास आई, वो स्टॉक होता है, और स्टॉक इन अ सेंस आपका एक एसेट होता है। आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, तो मैं कुछ वक्त के लिए लिखता हूँ कि गुड्स आपका एसेट है, गुड्स में इजाफा हुआ, यहाँ गुड्स लिखना चाहिए, लेकिन इन अकाउंटिंग वी डोंट राइट गुड्स, वी राइट अ सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर गुड्स, जो उस वक्त आप वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर परचेजिंग, तो वी विल राइट परचेज। गुड्स को आप मिटा दें। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। गुड्स आ रही थी, गुड्स आपके एसेट्स हैं, स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज ये आपके एसेट्स होते हैं। देयर वाज एन इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, तो गुड्स वर सपोज टू बी डेबिटेड। गुड्स का नाम नहीं लिखते, उसकी जगह वर्किंग लिखते हैं, वर्किंग यहाँ पे परचेज हो रही है। वन साइड हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट मी नो कि अगर इफ़ यू हैव परचेज गुड्स बाय चेक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुड्स आर बॉट बाय चेक, चेक के ज़रिए पेमेंट की है, तो व्हाट विल हैपन, फ्रॉम whom you have purchased your goods, you have written a check, you have drawn a check to him, and you have just transferred the possession of that check to the person from whom you have bought the commodity। जिससे आपने चीज़ें खरीदी हैं, आपने उसको चेक दे दिया। वो क्या करेगा, he will present that check to your bank and will withdraw amount from your bank account। In this way your bank account
वुड बी डिक्रीज्ड। बैंक अकाउंट आपका एसेट है और एसेट में डिक्रीज क्रेडिट करते हैं, इसीलिए व्हाट यू विल डू, यू विल क्रेडिट योर बैंक अकाउंट। ये हमने चीज़ें ख़रीदी हैं चेक के ज़रिए, जो फोर्थ एंट्री है। यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दें विच इज़ 4 एंड नेक्स्ट इज़ टू सी हाउ मच अमाउंट एंड दैट वाज 8,60,000। तो आप 8,60,000 यहाँ पोस्ट कर दें डेबिट साइड पे एंड सेम अमाउंट यू विल राइट ऑन योर क्रेडिट साइड एंड फाइनली यू आर क्लोजिंग दिस एंट्री एज इट हैज़ बिन एंडेड। 4 डेट आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने 5th डेट को जाना है और 5th को क्या हो रहा है, आप सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं कैश के बदले में। अगर इफ़ यू आर सेलिंग गुड्स तो व्हाट इज़ कमिंग इन कैश, कैश इज़ योर एसेट, एसेट इज़ इंक्रीजिंग, you will debit your cash account and what is happening, you are selling your goods। तो क्या चीज़ आपके पास से जा रही है, आप लिखने में यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास गुड्स जा रही हैं, गुड्स आर योर एसेट एंड सिंस एसेट इज़ डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, you should write goods over here, but I have told you we do not write goods in accounting, we write working। यहाँ पर हम क्या वर्किंग कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग गुड्स, तो वी विल राइट सेल्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, गुड्स हम यहाँ से मिटा देंगे। तो इसका मतलब है कि कैश टू सेल्स आपकी एंट्री है और एंट्री नंबर ये कौन थी, 5। सो यू विल पुट डेट ओवर हेयर 5 एंड सेकेंडली अब इसकी कैश सेल्स की अमाउंट आपने लिखनी है, पहले हम देख लें 8,60,000 से नीचे। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1.5 लाख, 1,50,000, you will put 1,50,000 on debit side and same amount you will put on your credit side and since entry has been completed you will close it by putting a line। इस तरह से आपकी एंट्री नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। अब आप आगे चलें और एंट्री नंबर 6 यू आर कनेक्टेड विद, थोड़ा उधर चला गया, एंट्री नंबर 6 अब आपने करनी है और वो क्या है, बॉट मशीनरी बाय चेक। इफ़ यू विल बाय मशीनरी व्हाट विल हैपन, मशीनरी इज कमिंग इन, देयर इज एन इंक्रीज इन मशीन एंड व्हाट मशीन इज, machine is your asset, since you are buying your asset is increasing, increase in asset should be debited, so what you will do, you will debit your machine, okay, and you have bought that machine by check। The person from whom you have bought your machine, you will provide a check instead of payment, instead of paying him cash, what you have done, you have given him a check। और वो क्या करेगा, he will present that check to your bank and will withdraw amount from your bank account, there will be decrease in your bank account, bank account is your asset, due to decrease asset is decreasing and hence your bank account has been decreased, bank is your asset, asset is decreased, that is why you have written your bank account on credit side, ओके। अब ये जो मशीन आपने परचेज़ की थी इसकी, यू हैव परचेज मशीनरी बाय चेक, इसकी डेट थी 6, पहले आप यहाँ पर डेट मेंशन कर दें विच इज़ 6। अब इसकी अमाउंट चेक करते हैं, अमाउंट चेक करने के लिए क्योंकि लाइंस नहीं लगी हैं तो ध्यान रखना है 150,000 से नीचे वाली आपने किया है 6 एंट्री, 150 से नीचे 250,000 अमाउंट है उसकी, तो यू विल पुट 250,000 over here on debit side and same amount you will put on the credit side। entry has been completed, you will close it by putting a line, date आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6th एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप इधर आएँ, 6th के बाद दोबारा 6th एंट्री ही है और वहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो आप डिपॉजिट क्या करते हैं बैंक में, पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो इन शॉर्ट यू हैव डिपॉजिटेड योर कैश इन योर बैंक अकाउंट। व्हेन यू विल पुट योर कैश इन योर बैंक अकाउंट, your bank account will be increased, bank is your asset and since you have putting amount, depositing amount in your bank account, your asset has been increased, increase in asset should be debited, that is why you are writing bank on debit side। So how you have increased your bank, you have put your cash, so cash is going out, again I'm telling you what is happening, cash is going out, it means your cash is decreasing, cash is also your asset due to payment,
You have paid your cash into your bank account. Due to payment, your cash has been decreased. It means your asset has been decreased. Decrease in asset should be credited. That is why you have written your cash on credit side. It was also entry number 6. And now you will see the amount, and amount after 250,000 आपने डिपॉजिट करवाया है बैंक में, and that is 140,000. So you will write 140,000 on debit side, and same amount you will put on credit side. Since entry has been completed, you will close it by putting a line. Sixth entry completed. And now come over here. You are now going to solve entry number 7. Withdraw from bank for business. आगे कुछ नहीं है. Withdraw from bank for business. What does it mean? आपने पैसे निकालने हैं बैंक से, किसके लिए? बिजनेस यूज़ के लिए. यू हैव विदड्रॉन अमाउंट फ्रॉम योर बैंक. पहले इसको सॉल्व करते हैं. अगर आपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो व्हाट विल हैपन? बैंक इज़ योर एसेट. सॉरी, बैंक इज़ योर एसेट एंड यू हैव विदड्रॉन अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. तो क्या होगा? अमाउंट प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट वुड बी डिक्रीज्ड. If you are going to draw amount from your bank, your bank account would be decreased. Bank account is your asset. Asset is now decreasing. Due to decrease in asset, it should be credited. That is why you will write bank account on credit side. Why? You have drawn amount from your bank. Bank account amount present in bank account has been decreased. Decrease in any asset should be credited. Bank is your asset. So due to decrease in asset, you are writing bank's name on credit side. Okay, what you have done by drawing amount from your bank account, आपने आगे लिखा हुआ है that is for your business use. आपने कारोबार करने के लिए बैंक से पैसे निकलवाए तो क्या चीज़ आपके पास आएगी? दैट इज़ कैश. कैश अगेन इज़ योर एसेट. यू आर रिसीविंग कैश. कैश इज़ इंक्रीजिंग. इट मीन्स एसेट इज़ इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड. दैट इज़ वाई यू हैव रिटन कैश ऑन debit side. This way your journal entry has been completed. After 6, what was the number? It was 7. You will put here date 7, and for amount you will see after 140,000. Withdraw amount for business use 90,000. So here you will write 90,000 amount. Same amount which you are writing on debit side, you will write the same amount on credit side. Entry has been completed, and what you will do, you will close this entry by putting a line. 7th entry has been completed. So far I'm just letting you take the view. Step by step we are completing our journal entry. Here 7th entry has been completed, and now let's see what is next for us. Again 7th entry, date is same, cash sales. What does it mean, cash sales? अच्छा, इसमें आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि आपने चीज़ें बेची हैं और कैश आपके पास आया है. इफ़ कैश इज़ कमिंग इन, कैश इज़ योर एसेट. सिंस you are receiving your cash, asset is increasing. Increase in asset should be debited. That is why you are writing cash on debit side. And what source you are using to receive the cash? You are selling your goods. चीज़ें आपके पास से जा रही हैं तो अपेरेंटली आपको ऐसा करनी चाहिए कि गुड्स यहाँ पे लिख दें, क्योंकि चीज़ें जा रही हैं. नॉर्मली वी डू नॉट राइट गुड्स इन अकाउंटिंग. इन प्लेस ऑफ गुड्स यू राइट वर्किंग. क्या वर्किंग कर रहे हैं हम? यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ सेल्स. और ये गुड्स अभी नहीं चाहिए तो आप इसको रेज कर सकते हैं. ये हमारी एंट्री हुई कैश टू सेल, कैश सेल्स की एंट्री. और अब आप इसकी अमाउंट जानना चाहेंगे तो 1 2 3 नीचे से थर्ड नंबर पर जो अमाउंट है दैट इज़ आर नीडेड 1,80,000. तो 1,80,000 you will put over here on debit side, and same amount you will put on credit side. Hence entry has been completed. You will close it by putting a line. 7th entry has been completed. Now next entry is again 7 7 7. All entries are having the same date 7. कैश सेल कंप्लीट कर लिया. अब आप नेक्स्ट एंट्री देखें, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़. विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस
फॉर पर्सनल यूज़। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि अमाउंट कहाँ से जा रही है, बिजनेस से, और पहले आपने विड्रॉ कहाँ से करवाई थी, बैंक से। अब आप जो करवा रहे हैं वो बिजनेस से करवा रहे हैं। इसका मतलब है फ्रॉम बिजनेस कैश विल गो आउट। आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पैसा कारोबार का मालिक निकाल के गया है, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस हैज ड्रॉन अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। तो बिजनेस से क्या चीज़ गई, कैश। कैश इज योर एसेट, ड्यू टू पेमेंट योर एसेट हैज़ बिन डिक्रीज, दैट इज, एंड डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग नेम ऑफ कैश ओवर हेयर। तो पैसे आपके पास से जा रहे हैं, किस के पास जा रहे हैं, प्रोप्राइटर के पास जा रहे हैं। any amount, even any single amount which is drawn by the proprietor for personal use, that is called drawings. So what you will do, you will write drawings over here. Since cash is going out, you are crediting cash. For what purpose? Personal use of proprietor, that is drawings. Why we are debiting it? Since capital of the proprietor is our liability, the amount which is provided by the proprietor to the business is liability. जब आप वो पैसे वहाँ से वापस लेके जा रहा है, our liability is decreasing, decreasing liability should be debited. That is why we have written drawings on debit side due to decrease in liability. ये भी एंट्री नंबर 7 है, हमने जैसे पहले डिस्कस कर लिया है। और साथ में इसकी अमाउंट अब हम देखेंगे, और सेकंड लास्ट अमाउंट जो है वो 80,000 है। तो यू विल पुट 80,000 ओवर हेयर ऑन डेबिट साइड, एंड सेम अमाउंट you will put on credit side. Since entry has been completed, you will close this entry by putting a line. In this way we had completed all entries except last. So let's do it. Last entry. Last entry is what is received bank interest. Receive bank interest means you have received your interest, and normally interest is not paid in cash. That amount of interest is directly deposited in your bank account. मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऐसे नहीं होगा, वो आपको बुलाएगा और आपको कैश पकड़ा देगा बैंक। बैंक क्या करता है, जितना भी इंटरेस्ट होता है डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देता है आपके बैंक अकाउंट में। सो वेन एवर यू विल रिसीव इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट अमाउंट विल बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन टू योर बैंक अकाउंट। व्हाट डज दैट मीन, आपके बैंक अकाउंट में ही इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया, आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, योर बैंक अकाउंट इज एसेट फॉर यू। इंटरेस्ट ड्यू टू interest is being deposited by the bank account, your amount present in your bank account has been increased, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया। बैंक इज एसेट, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, दैट इज वाई यू आर राइटिंग नेम ऑफ बैंक ऑन डेबिट साइड। ऑलराइट, अब हुआ क्या, किस बात की वजह से आपका ये बैंक अकाउंट बढ़ा है, बिकॉज यू हैव रिसीव इंटरेस्ट। अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, इट इज़ योर इनकम, इनकम शुड बी क्रेडिटेड, दैट इज़ वाई यू विल राइट इंटरेस्ट एज एन इनकम ऑन क्रेडिट साइड। एंट्री हैज़ बिन कंप्लीटेड, डेट इज सेम एज वी नो, इट्स 7 फॉर ऑल अदर एंट्रीज। और अब लास्ट एंट्री की जो अमाउंट है, लेट मी सी, दैट इज 6,000। यू विल पुट 6,000 on debit side, and same amount you will put on credit side. Entry has been completed, you will put a closing line over here. तो आपने इस तरह से सारी जनरल एंट्रीज़ को कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ यहाँ रुक के इसका स्क्रीनशॉट लेके, बेशक थोड़ा सा टाइम लगाएं, अच्छी तरह से सारी एंट्रीज़ को समझें। वाई वी हैव डेबिटेड समथिंग, वाई वी हैव क्रेडिटेड समथिंग। टाइम लेकर सारी जनरल एंट्रीज़ को अच्छी तरह से समझ के फिर दोबारा वापस आइए, और फिर हम अब स्टार्ट करने लगे हैं कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं, एक्चुअली जो ये लाइन है ये सेपरेटर है, इसको मैंने इसलिए शॉर्ट करके रखा हुआ है। इसको हम अलग करने के लिए ऐसे सेपरेट कर देते हैं। यहाँ से आपने अपने लेजर को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप पुट करेंगे डेट को, फिर आप पुट करेंगे पर्टिकुलर्स। अब हम बनाने का तरीका देख रहे हैं कि जो कैश बुक है वो कैसे बनती है। डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका पहला पोर्शन यानी कैश अकाउंट, फिर नेक्स्ट पोर्शन यानी बैंक अकाउंट होगा। ये एक साइड आपकी यहाँ कंप्लीट होगी। सबसे पहले डेट है, फिर पर्टिकुलर्स हैं, फिर कैश है। ओके, और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, हम इन सब को पहले ही सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं ताकि बार बार हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ये आपके पास अभी सिर्फ हम हेडिंग लिख रहे हैं।
दूसरी साइड के ऊपर दोबारा से आप डेट लिखेंगे, वहाँ पर डेट का कॉलम थोड़ा सा कम लग रहा है, इसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर्टिकुलर्स लिखना है। अच्छा, आप अच्छी तरह समझिए, आज चूँकि हमने पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपके सामने मैं इसलिए बना रहा हूँ, वरना मैं लाइंस लगा के आपके पास आता तो शायद आप इसको सीख पाने में मुश्किल होती। फिर कैश अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपने बैंक का लेजर बनाना है। कैश थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऑलराइट, अब आपके पास ये पूरी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई। इनको हम सेट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इनके लिए हम बॉर्डर भी डिसाइड कर लेते हैं। अब सिर्फ इसमें ये बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पोर्शन है, उस एक पोर्शन को हम अलहदा कर देते हैं और जो बाकी का इधर वाला पोर्शन है उसको हम अलहदा कर देते हैं और थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं। ये ज़्यादा डिफरेंट हो गया। ओके, यहाँ आप सिर्फ बॉर्डर लगा दें, यूँ ना हो, मैंने इसलिए वो लाइन मिटा दी, वो ज़रा थोड़ा ओवर लग रहा था। ले जी, इस तरह से ये कैश बुक का परफॉर्मा आपके सामने आ गया। और ये सारा काम जो आपने किया है, ये काम क्या है? वी आर गोइंग टू मेक कैश बुक। सो हेयर इज़ आवर परफॉर्मा। इस कैश बुक के अंदर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो क्या है? आपको एक साइड अलहदा नज़र आ रही है और दूसरी साइड आपको अलहदा नज़र आ रही है। ठीक है जी। यहाँ पर भी देखें डेट पर्टिकुलर कैश और बैंक, और यहाँ पर भी डेट पर्टिकुलर कैश और बैंक, दोनों साइड्स हैं। सिर्फ यहाँ पे सेपरेटर एक मैंने लगा दिया, ये अलग साइड है। जो आपको ये साइड नज़र आ रही है, इस साइड के ऊपर आप सारे डेबिट वाली अमाउंट्स को लिखेंगे। थोड़ा इसको बहुत ही लाइटर वे में अलग करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। चलें, ये जो साइड है ये डेबिट साइड है और जो ये वाली साइड है ये क्रेडिट साइड है। और आपके सामने ये जर्नल एंट्रीज़ हैं। आपने चेक करना है कैश को और बैंक को। अगर कैश डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ देखें कैश डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो अमाउंट आप इधर लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है तो अमाउंट आप इधर लिखेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। ऑलराइट। और दूसरा आपने बैंक को देखना है, अगर बैंक डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो अमाउंट इधर लिखेंगे, अगर बैंक क्रेडिट साइड पे लिखा है तो यू विल राइट अमाउंट ओवर हियर क्रेडिट साइड। साथ में आपने डेट मेंशन करनी है, किस वजह से है वो भी साथ साथ आप मेंशन करेंगे। अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी जब हम प्रैक्टिकली इस बात को करेंगे। अभी हम चूँकि इसको ओरली डिस्कस कर रहे हैं, मैं वैसे तो आपको बता रहा हूँ इफ़ कैश इज़ डेबिट राइट ओवर हेयर, इफ़ कैश इज़ क्रेडिट राइट ओवर हेयर। Orally it's okay, but when you will perform it practically it would be more understandable. अब आपकी सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो आपने जनरल एंट्री से उठानी है, इट्स 1, और यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है आपने अमाउंट पोस्ट करनी है। डोंट एवर राइट एनीथिंग इन पर्टिकुलर्स, राइट अमाउंट एट फर्स्ट स्टेज। और आपके पास जो अमाउंट है दैट इज़ 1 लाख और उसमें कैश डेबिट हो रहा है, व्हाट यू विल डू, यू विल कम ओवर डेबिट साइड। ये जो साइड है ये पूरी डेबिट है, ये जो साइड है ये पूरी क्रेडिट है। आप यहाँ पर आएंगे और वो अमाउंट जो आपको उसके सामने नज़र आ रही है दैट इज़ 1 लाख, वो यहाँ पर आप पोस्ट कर देंगे और डेट साथ में आप मेंशन करेंगे। इसकी डेट यहाँ पे 1 है, पुट इट 1 और 1। और किस वजह से ही कैश डेबिट हो रहा है वो आप, ये वजह नज़र आ रही है आपको, टू बैलेंस। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट ओवर हियर टू बैलेंस। अच्छा, मेरे लिए बड़ी आसान चीज़ है, मैं वहाँ से कॉपी करके भी उठा के यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके साथ चलने की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उसी तरह की फीलिंग आए जो आपने कॉपी के ऊपर खुद करना। इस तरह से आपकी ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। आपने क्या किया, कैश को चेक किया, कैश वॉज डेबिट, तो यहाँ पर 2 पोर्शन थे, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि हम थोड़ा इसको और इजी समझें। ये सारी साइड डेबिट है और ये सारी साइड हमारी क्रेडिट है। और अगर आपको कोई अमाउंट क्रेडिट नज़र आएगी तो इधर पोस्ट करना है, अगर कोई अमाउंट डेबिट आएगी तो इधर। अब यहाँ पर कैश वाज डेबिट, दैट इज़ वाई यू हैव रिटन कैश ऑन डेबिट साइड।
ये एंट्री बस कंप्लीट हो गई। अब इस एंट्री को आपने दोबारा नहीं देखना, ये ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री दोबारा 1 की है और इसमें क्या हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है। यू विल फोकस अपॉन ओनली 2 थिंग्स, कैश एंड बैंक। आप ये भी बोलोगे यहाँ पे बैलेंस है तो इसका क्या करना है, डोंट इवन थिंक अबाउट बैलेंस, जस्ट 2 थिंग्स, कैश एंड बैंक। एंड आवर लेजर हैज़ only 2 columns, cash bank. You will put and you will pick only those amounts which does or which have association with cash and bank. Next one entry, बैंक डेबिट। आप इसी के ऊपर फोकस रखना है, जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ बैंक डेबिट हो रहा है। तो ये देखें, ये डेबिट वाला पोर्शन है, यहाँ पर बैंक डेबिट हो जाएगा और उसकी अमाउंट है 14 लाख। अमाउंट आपने 14 लाख लिख दी और दोबारा ये चूँकि बैंक डेबिट हो रहा था, किस वजह से डेबिट हो रहा था, वो ये टू बैलेंस है, वही टू बैलेंस आप यहाँ पर लिखेंगे और साथ में इसकी डेट भी चूँकि 1 है तो आप 1 डेट यहाँ मेंशन कर दें। तो इस तरह से 2 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ये कॉलम थोड़ा सा तंग है, इसको हम ओपन कर देते हैं। अच्छा जी, अब तीसरी एंट्री देखें, वो 2 की है और उसमें कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब सैलरीज को आपने नहीं देखना, यू विल फोकस अपॉन जस्ट 2 थिंग्स, कैश एंड बैंक। यू विल ऑब्जर्व वेयर कैश इज रिटन, you will observe where bank is written. So here we have focused upon cash, cash is credit. तो आप क्या करेंगे, आपको ये पता है ये क्रेडिट साइड है, इधर वाली साइड क्रेडिट है, वहाँ पर जाकर आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। 2 वाली एंट्री है 80,000 रुपया, 80,000 आप यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। अगर कैश और बैंक क्रेडिट है तो आप क्रेडिट कर दें, कैश और बैंक डेबिट है तो आप डेबिट कर दें। ये आप एंट्री कर रहे हैं 2 और 2 के अंदर किस वजह से ये कैश क्रेडिट हो रहा है, ये वाली हमारी एंट्री थी सैलरीज की वजह से, तो यू विल राइट बाय सैलरीज। अच्छा, वट एवर यू विल राइट अपॉन हेयर यू विल यूज़ बाय एज कोफिशेंट, यानी पहला वर्ड आपने बाय का लिखना है, और वट एवर यू विल राइट ओवर हेयर यू विल यूज़ द वर्ड टू एज कोशेंट, यानी पहला वर्ड। अच्छा जी, ओके, ये इस तरह से हमारी ये 3 एंट्रीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, और वो नेक्स्ट एंट्री दोबारा 2 है, मगर यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो हमें पता है कि क्रेडिट साइड हमारी ये वाली है, ये क्रेडिट साइड है और इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है 60,000 से। यू विल राइट हेयर बैंक क्रेडिट 60,000 से, और फिर चेक करें 60,000 से क्यों क्रेडिट हो रहा है, वो आपको पता चल रहा है वो रेंट है, यहाँ पर लिख दें बाय रेंट। और 60,000 वाली एंट्री में 2 डेट थी, वही 2 डेट इधर मेंशन कर दें। आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जनरल एंट्रीज लिखी हुई हैं, यू विल सी कैश एंड बैंक। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो आपने उसके लिए ये वाला पोर्शन चूज़ किया हुआ है, कैश की डेबिट साइड और बैंक की डेबिट साइड वाला। अगर कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो उसके लिए आप ये वाला पोर्शन यूज़ करें। अभी हमने 2 डेट की एंट्री कंप्लीट कर ली है और वो एंट्री थी बाय रेंट, ये एंट्री हमने कंप्लीट की। अब ये करेंगे, यहाँ पे चेक करें कैश और बैंक आया या नहीं आया, तो आपने कहा यस बैंक इज़ प्रेजेंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड पे बैंक के जाके 8,60,000 लिख दें। बैंक की क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख दें 8,60,000, 8,60,000 रुपया। थोड़ी सी इसकी विथ कम है, उसकी विथ बढ़ाते हैं 8,60,000। अब आप चेक करें कि क्यों क्रेडिट हो रहा था, परचेज़ की वजह से। यहाँ पर आप लिख दें बाय परचेज़, ऑलराइट। और ये 8,60,000 की जो डेट है दैट वाज 4, डेट आप मेंशन कर दें यहाँ पर 4। इस तरह से एंट्री नंबर 4 भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब 4 के बाद देखें तो आपके पास 5 है, और यहाँ इस एंट्री में पहले आपने ढूंढना है कैश और बैंक को। तो कैश आ रहा है डेबिट साइड पे 1,50,000, ये आपकी डेबिट साइड है, ऊपर नज़र आ रहा होगा, और कैश की डेबिट साइड पे 1,50,000 आप पोस्ट करेंगे कैश की डेबिट साइड, और 5 डेट है, यहाँ पे आप 5th डेट पोस्ट कर दें। और 5th को किस वजह से कैश डेबिट हो रहा है, 2 सेल की वजह से, तो आप यहाँ पर आएँ और इधर मेंशन कर दें
टू सेल्स। ऑलराइट, एंट्री नंबर आपकी 5 कंप्लीट हो गई है, 150,000 वाली। ये एंट्री आपने कंप्लीट कर ली। अब इधर आए, यहाँ पढ़ें कैश और बैंक में से आपको बैंक मिल रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है 250,000 से। इधर आएँ और 250,000 आप पहले पोस्ट करें। अच्छा, अब आपने जो चेक किया वो क्या है, आई एम राइटिंग अमाउंट एट फर्स्ट स्टेज। यही एक सबसे की पॉइंट है इसको सॉल्व करने का। डू नॉट गो टू द पर्टिकुलर्स एंड राइट इंग्लिश ऑन फर्स्ट हैंड। एट फर्स्ट स्टेप जस्ट राइट डाउन द अमाउंट। देखिए अभी ये खाली पड़ा हुआ है। व्हाट आई हैव डन, आई हैव पोस्टेड अमाउंट एट फर्स्ट स्टेप एंड देन आई विल राइट द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, या जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो आपने बाद में लिखना है। ये 250,000 वाली एंट्री थी और इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, मशीन की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दें बाय मशीन। और 250,000 वाली एंट्री है तो उसकी डेट क्या है, वो 6 है। आप इसके साथ यहाँ पर डेट मेंशन कर दें 6। नहीं जी, 6 वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब 6 के बाद ये एंट्री हमने की है 250,000 वाली, ये एंट्री हमने कंप्लीट की है। अब आप दोबारा ये चेक करें ये वाली एंट्री क्या है, इसमें बैंक और कैश है। तो अब इट्स एन अमेजिंग थिंग टू लर्न। ये पहली दफ़ा आई है जहाँ पर बैंक भी है और कैश भी है। आपने दो चीज़ों को ढूंढ रहे थे ना, कैश एंड बैंक। तो अब इस एंट्री में बैंक भी है और इस एंट्री में कैश भी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बैंक को देखते हैं, बैंक क्या हो रहा है, डेबिट 140,000 पे। तो आप डेबिट साइड पे हैं, बैंक की डेबिट साइड पे 140,000 आप यहाँ पोस्ट कर दें। हाफ पार्ट हो रहा है यहाँ पर अभी सिर्फ। ये 140,000 वाली जो एंट्री है इसकी डेट भी 6 है। आप साथ में डेट पोस्ट कर दें 6। और 140,000 वाली एंट्री में देखें आपने बैंक को डेबिट किया, किस वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पर टू कैश लिख दें। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान रखनी, अभी ये एंट्री नहीं कंप्लीट हुई। 140,000 वाली एंट्री में बैंक तो कर दिया, कैश रहता है। हमने दो चीज़ों को देखना था, बैंक और कैश। यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है तो आप जाएं यहाँ पर क्रेडिट साइड पे, देखें ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड भी कैश की, वहाँ पर आप अमाउंट पोस्ट करें 140,000। ओके, और ये अब कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, वापस 140 में है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है क्यों, बैंक की वजह से। तो अब आप यहाँ पर मेंशन कर दें बाय बैंक। और इसकी भी डेट वही है जो 140 की थी, यानी 6 है। तो यू विल मेंशन डेट ओवर हेयर 6। अब 140,000 वाली एंट्री आपने कंप्लीट की है, वो ये थी। अब नेक्स्ट आपकी बारी है 7 की। उसमें भी देखें दोनों में कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है। पहले आप स्टेप 1 करें, कैश क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 9 लाख से। तो कैश की डेबिट साइड पे आएँ, वहाँ पर 9 लाख आप पोस्ट कर दें। ओके, और ये 9 लाख किस वजह से हो रहा है वो आप फाइंड आउट करें। कैश डेबिट हो रहा है किस वजह से, बैंक की वजह से। तो यहाँ पर टू बैंक लिखें और 90,000 वाली एंट्री की डेट क्या है, 7। अब सबकी डेट जो है इट वुड बी 7, तो शायद अब हमें देखना भी ना पड़े, 7 पुट कर दें। 9 लाख वाली एंट्री हमारी चल रही है और इस 9 लाख वाली एंट्री में हमने कैश तो लिख दिया लेकिन बैंक भी है, इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है। यहाँ बैंक की क्रेडिट साइड पे भी आप 9 लाख रुपीज़ पोस्ट करें। ओके, और ये जो 9 लाख है इसके साथ आप चेक करें, 9 लाख बैंक क्रेडिट हो रहा है किस वजह से, कैश की वजह से। तो इधर आएँ और लिख दें बाय कैश। होपफुली यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। डेट आपकी सबके लिए अब सेम चलेगी, यानी 7 है, डेट पुट कर दें, 9 लाख लिखा। ओके, अब 9 लाख से अगली जो एंट्री है वो ये है। यहाँ पर देखें कैश और बैंक कहाँ कहाँ है, तो सिर्फ एक जगह कैश है और वो डेबिट हो रहा है 1,80,000 पर। तो आप पाएँ कैश की डेबिट साइड पर 1,80,000 इधर पुट करें और ये 1,80,000 यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा था किस वजह से, 2 सेल्स की वजह से। वही 2 सेल्स आप यहाँ लिख दें
ओके। और इन सब की डेट चूँकि अब हमें पता है कि 7 है तो हम डेट भी साथ में लिख देते हैं। 180,000 वाली एंट्री के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ये एंट्री है। यहाँ चेक करें कैश और बैंक आ रहा है तो सिर्फ कैश आ रहा है क्रेडिट साइड पे 80,000, तो कैश की ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पर 80,000 आप मेंशन कर दें। आपको नज़र आ रहा है ये 80,000 हमने क्रेडिट साइड पे अगर लिखा है तो यहाँ चेक करें ये क्रेडिट साइड हमने फ़िक्स की हुई है और ये डेबिट साइड इस तरफ है जो फिक्स की हुई है। ओके, तो कैश यहाँ पर 80,000 क्रेडिट हो रहा था और वो किस वजह से क्रेडिट हो रहा था, ड्राइंग्स की वजह से। तो इधर आएँ और यहाँ पर लिख दें बाय ड्राइंग्स और इसकी भी डेट आपको पता है 7 है सबकी, तो 7 आप मेंशन कर दें। आपने 80,000 वाली एंट्री की है। अब ये 6,000 वाली एंट्री में चेक करें कि बैंक और कैश में क्या है, तो हमें पता चला बैंक है। बैंक डेबिट हो रहा है 6,000 से, यहाँ है और 6,000 जस्ट डेबिट इट। और किस वजह से ये 6,000 डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें टू इंटरेस्ट। ऑलराइट, और इसकी भी डेट यू हैव एन आइडिया कि सबकी अब 7 चल रही है। तो ऐसे आपने आपके पास यहाँ पर थी जनरल एंट्रीज एंड यू हैव कंप्लीटेड योर कैश बुक स्टेटमेंट बाय पुटिंग step by step amounts which you have taken from your journal. This was your journal and you have taken amounts from this journal and posted amounts in your cash book. अगर कैश और बैंक डेबिट था तो what you have done, आपने उसको इस साइड पर पोस्ट कर दिया अगर कैश और बैंक डेबिट है। अगर कैश और बैंक क्रेडिट था तो यू हैव पोस्टेड अमाउंट ओवर हियर। अच्छा, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अब आपने इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जो लास्ट लाइन है इससे ऊपर की लाइन आपने फिक्स करनी है अपने बैलेंस को करने के लिए। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे, सम करेंगे। अच्छा, दोनों का सम पहले आपने साइड पे रफ पे करना है। पहले आपने सम किया है जो ये इधर वाली सारी अमाउंट्स का आप सम कर लें, तो आपके पास ब्रैकेट लगानी थी, ब्रैकेट नहीं लगाई, इस वजह से एरर आया। सम आ गया इधर का, गौर से देखें, आपने ये बैंक का सारा कॉलम सम किया और वो सम अमाउंट आपके पास आ गई 20,70,000। ये बैंक की एक लाइन का टोटल है। अब इधर आएँ और बैंक की ये दूसरी लाइन का टोटल आपने करना है और वो भी रफ साइड पे करना है। तो आप फिर करें सम। ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक्सेल का क्या फार्मूला लगा रहा हूँ, सिंपल आपने समझना है कि बस इस लाइन को आप सम कर रहे हैं, वो आप कैलकुलेटर पे हर अमाउंट को सम कर लीजिएगा। अब यहाँ आ रहा है 15,46,000, यहाँ पे आ रहा है 20,70,000। ओके, व्हाट आई वाज लुकिंग एट दिस 7th एंट्री बाय कैश, तो 7th एंट्री ये हमारे पास बाय कैश थी और ये 90,000 थी, 10 वाज एक्स्ट्रा। तो मैं आपके सामने ही मिटाऊंगा सो दैट यू कैन सी कि ऐसा हो सकता है, एक ज़ीरो ज़्यादा या एक ज़ीरो कम लग सकता है। ओके, अगेन व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन बैंक अकाउंट एंड वी हैव एडेड ऑल द अमाउंट्स प्रेजेंट ओवर हियर, तो सम आपके पास आ गया 12,60,000। सेकेंड स्टेप, बैंक ऑन डेबिट साइड, यू हैव एडेड ऑल अमाउंट्स प्रेजेंट इन बैंक अकाउंट, तो आपके पास दूसरा टोटल आ गया 15,46,000, इसका टोटल आया 12,60,000। अब आप क्या करेंगे, यू विल कंपेयर बोथ टोटल्स, दोनों में से जो बड़ा टोटल है उसे पिक करेंगे। ये 12 है और ये 15 है, तो दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा हो गया, 15। तो आप यहाँ पर आएंगे और जो दोनों में से बड़ा टोटल है वो आप पोस्ट कर देंगे इधर, और आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दी। और फिर दूसरी तरफ जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर भी आप यही वाली अमाउंट 15,46,000 पोस्ट कर देंगे। दोबारा देखें आपने क्या किया, आपने बैंक वाली सारी साइड को टोटल किया, यहाँ लिख दिया। बैंक की डेबिट साइड को आपने टोटल किया, यहाँ लिख दिया। देन यू हैव मेक अ कंपैरिजन, यू हैव टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 12, टोटल ऑफ डेबिट साइड 15। व्हाट वाज द बिगर टोटल, 15, तो आपने 15 ही इधर लिख दिया और 15 ही इधर लिख दिया। समझ में आ रही है बात? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, दोनों में से स्मॉलर साइड ढूंढनी है। ये वाली साइड थी 15 लाख, ये वाली साइड थी 12 लाख, तो इसका मतलब स्मॉलर साइड ये हुई। यहाँ पर आप लिख देंगे बैलेंस।
और बाय बैलेंस आपने यहाँ पर लिखना है। बैलेंस कैसे आएगा, आपने जो लार्जर अमाउंट है उसमें से स्मॉलर अमाउंट को लेस करना है। लार्जर अमाउंट आप देखें कितनी थी, दैट वाज 15,46,000, तो यू विल सब्सट्रैक्ट व्हाट 12,60,000। हेयर यू विल गेट द बैलेंस जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। ओके, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ मैनेजेबल चीज़ें हैं, उनको मैनेज करना मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। इधर आपने टोटल की लाइंस लगानी है, यहाँ पर भी दोनों कॉलम्स की टोटल की लाइंस लगेंगी, और जो बैलेंस आपके पास निकला है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। यहाँ पर आपने बैलेंस निकाल लिया। एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको दोबारा बताऊँ। आपने क्या किया, ये बैंक की ये वाली साइड थी, इसका टोटल करके यहाँ लिख दिया। फिर आपने बैंक की डेबिट साइड आपने टोटल करके यहाँ लिख दिया। देन यू मेक अ कंपैरिजन। यू हैव एडेड क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट, इट वाज 12,60,000, and you have added debit side of bank account, it was 15,46,000. You have made a comparison, which amount is the bigger amount. 15,46,000 was the bigger amount. You have written on both side, debit side 15,46,000, credit side 15,46,000, दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख दी। मगर व्हाट यू विल से कि इधर का तो टोटल छोटा था, 12,60,000 था, वाई यू हैव रिटन 15,46,000। तो व्हाट यू हैव डन, जितना कम था वो आपने एज अ बैलेंस वहाँ पे लिख दिया। अब आप जब क्या करें, इस साइड का पूरा टोटल करेंगे तो वो टोटल फिर 15,46,000 आ जाएगा। समझ लिया। अब आप क्या करो, इसको रिपीट करो, रिवर्स करो लेक्चर को, फिर सुनो, दो तीन दफ़ा सुन के जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा तब आपने फॉरवर्ड होना है। जो आपने ये स्टेप किया है, सेम स्टेप यू विल रिपीट फॉर योर कैश अकाउंट। आप क्या करोगे, सबसे पहले इस साइड का टोटल करोगे, वो हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। आपने सम करना है। अच्छा, ये सम का फार्मूला लगाए बगैर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे आपने इधर जितनी भी अमाउंट्स है सबको सम करना है। दिस प्लस 1,40,000 प्लस 80,000, तो बात वही है, वो सम होके आपके पास यहाँ अमाउंट आ गई, एंड दैट इज़ 3 लाख। ओके, सेम प्रोसीजर यू विल रिपीट फॉर द डेबिट साइड ऑफ कैश। यहाँ पे पहले अमाउंट आपके पास है 1 लाख, फिर आप प्लस करेंगे 1,50,000, फिर आप प्लस करेंगे 9 लाख, और फिर आप प्लस करेंगे 1,80,000। 1 सेकेंड, ये हमने अमाउंट इधर भी 9 लाख लिखी हुई है, 7th की है, और 7th एंट्री के अंदर 90,000 है। इधर भी एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, उस एक ज़ीरो को हम कम कर देते हैं। ओके जी, अब इस साइड का भी आपने टोटल कर लिया, दैट टोटल इज़ 5,20,000, और इस साइड का टोटल कर लिया, वो 3 लाख आया हुआ है। इसको कैश को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं हम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग इसको हम 5,20,000 ये कैश का है, और ये 3 लाख इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कैश, तो दोनों को हम अलहदा कर देते हैं। अब आपको समझ में आ रही है बात, ये कैश का टोटल इधर का है 5,20,000 और 3 लाख। नाउ यू विल मेक अ कंपैरिजन विच अमाउंट इज़ द बिगर अमाउंट। वी हैव 3 लाख ऑन क्रेडिट साइड, वी हैव 5,20,000 ऑन डेबिट साइड, तो बड़ा टोटल कौन सा हुआ, 5,20,000। पुट 5,20,000 ओवर हेयर, and same amount on the other side of cash, 5,20,000. अच्छा, now you will say कि we have total of this side of cash which is 3 lakh. How I have written 5,20,000? So what you will do, whatever amount difference of amount is, you will call it as a balance and you will write that difference over here, उसका नाम आप बैलेंस रख देंगे। दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस साइड का टोटल किया, दैट टोटल इज़ 3 लाख। इस साइड का टोटल किया, दैट टोटल इज़ 5,20,000। अगला स्टेप क्या है, यू विल सी विच अमाउंट इज़ लार्जर, दोनों में से कौन सी रकम बड़ी है, 5,20,000, तो यू विल राइट ऑन टोटल ऑफ कैश ऑन डेबिट साइड 520, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ कैश 5,20,000। अब आप ये सवाल उठाओगे कि इस साइड का जो टोटल था दैट वाज नॉट 520, वो तो 3 लाख था। तो अब बैलेंस करना किसे बोलते हैं, जितना टोटल कम होगा उतना टोटल आप यहाँ पुट करोगे दोनों साइड को इक्वलाइज करने के लिए। तो अब कितना टोटल कम है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। देखें, इस साइड का टोटल था 5,20,000 और
इस साइड का टोटल था 3 लाख, दोनों का डिफरेंस फ़र्क आप यहाँ पर लिख दें तो उतनी अमाउंट आपके यहाँ पर आ जाएगी। ये आपके दो बैलेंसेस आ गए। अगला स्टेप, एक लास्ट है, वो आपने क्या करना है, जो बैलेंस इधर लिखा हुआ है उसको ऑपोजिट साइड पे इस तरफ आना है। ये ऑपोजिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड की तरफ आएँ और यहाँ पर मेंशन कर दें टू बैलेंस, मगर यहाँ पे आप साथ में मेंशन कर दें ये ब्रॉड डाउन है। और जो बैलेंस आपने निकाला हुआ है कैश का, वो कैश में लिख दें। कैश का बैलेंस कौन सा आया हुआ है, दिस इज़ 2,20,000, वो कैश में पोस्ट कर दें। और बैंक वाली साइड पर आप बैंक का बैलेंस पोस्ट कर दें जो कि 2,86,000 है। इस तरह से आपकी ये कैश बुक कंप्लीट हुई। ये जो चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रफ वर्किंग है, इसको चाहे आप रेज़ कर दीजिएगा बाद में, चाहे अभी लिखा रहने दीजिएगा, लेकिन बेहतर यह है कि इसको आप साइड पे किसी और जगह पे करें। सो दिस वाज योर कैश बुक। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये कैश बुक है एक, यहाँ पर कैश की और बैंक की डेबिट साइड है, यहाँ पर कैश की और बैंक की क्रेडिट साइड है। और स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो बैलेंस करने का तरीका है 2,20,000 2,80,000, ये कैसे हमने किया, प्लीज़ इसको बार बार देखिएगा ताकि अगले क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, इसके आंसर्स तो बुक के अंदर होंगे, लेट्स चेक इट आउट। ये आंसर आपका जो है कैश का है और वो है 2,20,000 कैश का बैलेंस। बुक में जाएं और यहाँ पर आपके पास बुक में ये है कैश का बैलेंस 2,20,000 और आपका भी आंसर आया हुआ है, ये कैश के कॉलम पे आपने बैलेंस लिखा हुआ है विच इज़ 2,20,000। ये ठीक हो गया। अब दूसरा बैलेंस जो है वो बैंक का है 280,000। वापस इधर आएँ और बैंक का बैलेंस आप चेक कीजिए, दैट इज़ 2,86,000। मैंने वैसे स्केयर पकड़ना था लेकिन चलें, 2,86,000 इज़ योर बैंक बैलेंस और आपका भी आंसर 2,80,000 है। तो इस तरह से आपने अपनी कैश बुक को कंप्लीट किया। इसका की पॉइंट समझना बस एक ही मैटर है, जब आप जनरल यहाँ पर बना लेंगे तो आपने दो चीज़ों को देखना है, एक आपने देखना है कैश कहाँ पे है, दूसरा आपने देखना है बैंक कहाँ पर है। और ये भी पॉसिबल है कि एक ही एंट्री के अंदर, जैसे ये वाली एंट्री, एक ही एंट्री के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएं, कैश भी और बैंक भी। अगर कैश डेबिट है 1 लाख तो बस आपने डेबिट साइड पे पोस्ट कर देना है। अगर कैश क्रेडिट साइड पर है 80,000 से तो आपने इसको क्रेडिट साइड पर, कैश की क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देना, बस सिंपल इज़ दिस। बैंक डेबिट है तो यू विल डेबिट अपॉन हेयर, अगर वहाँ पर बैंक क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे अमाउंट पोस्ट कर दें। और फिर ये आखिरी जो है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने अगर बैलेंस करना है बैंक का टोटल करें, इधर लिखें, बैंक की डेबिट साइड का टोटल करें, इधर लिखें, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, दोनों टोटल्स को कंपेयर करें। जो लार्जर टोटल है, ये लार्जर टोटल था, उसको आपने दोनों तरफ लिख दिया और बिगर टोटल में से स्मॉलर टोटल को माइनस करके आपने बैलेंस लिख देना है। इस तरह से दोनों साइड्स इक्वल होगी। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ देर इज एनी क्वेरी, इवन इफ वी हैव टेकन दिस मच टाइम, नो डाउट, इफ you want to ask any question, you are very open to ask any query. You can message me, you can text me, you can contact me, or even you can meet me directly to have your issues to be shared out with me. हम इंशाल्लाह ताला इस वक्त हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। फॉर सोल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मीट अगेन। अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, प्रे फॉर मी एज वेल। हम इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। अप टिल देन प्लीज़ परमिट मी, लेट मी गो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।